पहुंचे अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकिन अर्जी वापस कर ली है। ये रणनीति भी समझने की कोशिश करेंगे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या रणनीति पर चल रही है इस वक्त केजरीवाल की लीगल टीम, और क्या आज जो 14 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से रखी जा सकती है वो मिल सकती है उसे? क्या कुछ आप बताएंगे? 14 दिन की रिमांड तो टोटल मिला कर दी है, तो इसमें 10 दिन की रिमांड के लिए अभी तक ईडी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो 10 दिन की रिमांड मांगेंगे, क्योंकि रिमांड मांगने के पहले आपको ये बताना पड़ता है कि जितने दिन की रिमांड आप ले रहे हैं उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं। तो जांच एजेंसी ये बताती है कि हमें ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, पूरी फहरिस्त देती है, और इसके बाद अदालत उसमें देखती है कि कई बार वो कहते हैं हमें 5 दिन चाहिए, तो कोर्ट ये कहता है कि 5 दिन यहाँ से वहां जाने में और जाने में आने में 5 दिन लगते हैं क्या? आप बाई एयर या राजधानी से लेके जाओ और दूसरे दिन लेके आओ, 2 दिन काफी, आपको 3 दिन देते हैं, 5 दिन क्या करेंगे? तो अदालत 3 दिन देती है। तो ये 10 दिन की रिमांड मांगने की बात हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इनकी दलीलों से, ईडी की दलीलों से, ईडी के होमवर्क से और स्पीड से कितना मुतासिर होती है, और क्या अदालत 10 दिन की एक बार में दे देती है? कई बार ये होता है जितना जांच एजेंसी मांगती है अदालत उतना दे देती है। अदालत को ये विश्वास दिलाना पड़ता है एजेंसी को कि हम इतने टाइम में इतना काम कर लेंगे, लेकिन अमूमन ये होता है, ये कभी कभी होता है कि जितने दिन की रिमांड मांगी है उतने दिन की रिमांड मिल जाती है, नहीं तो अधिकतर ये होता है कि जितने दिन की रिमांड मांगी जाती है उससे थोड़ा सा कम अदालत कंसीडर करती है। लेकिन सिसोदिया के मामले में, संजय सिंह के मामले में जितने दिन की रिमांड मांगी गई उतने दिन की रिमांड दी गई थी, मुझे याद है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है और उस रिमांड की अवधि में जांच एजेंसी कितने टास्क पूरे कर पाती है और कितने बाकी रह जाते हैं। क्या क्या मुख्य टास्क है जिसका जिक्र किया जा सकता है आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से? मुख्य टास्क ये हैं कि जो अभी तक जिन गवाहों ने केजरीवाल के खिलाफ के कविता से लेकर शरद कुमार और राघव कुंटा, इन सारे लोगों ने जो जो बयान दिए हैं उन बयानों की तस्दीक कराना, ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क है कि इन लोगों के पास से जो भी एविडेंस इकट्ठा किए हैं उन एविडेंसेस की तस्दीक कराना। तीसरा पार्ट है केजरीवाल के घर से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके बारे में उनसे जांच पूछताछ करना। और चौथा है कि इन आरोपियों के साथ केजरीवाल को का आमना सामना कराना, क्रॉस कराना, और उसमें फिर जो सवाल जवाब हैं, जो उनके बयान हैं, उनसे केजरीवाल के जवाब का मिलान करना। इन तमाम चीजों पर ये 5 टास्क तो मोटे मोटे हैं। इसके अलावा भी और कई टास्क हैं जिन पर ईडी की टीम केजरीवाल के साथ जाएगी और उन्हें जगह जगह जहां जहां ले जाना है, जहां से तस्दीक करानी है, जहां मीटिंग हुई थी तो क्या क्या हुआ था, वो तमाम चीजों की बात ली जाएगी। क्योंकि जब चार्जशीट तैयार होती है तो उसमें इन तमाम चीजों का विस्तार से ब्यौरा होता है, ताकि किसी भी चीज को वहां पर नकारा ना जा सके। उसको बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई है। संजय, एक बार दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू हो गई है। कितनी दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें भेजा जाता है इसके लिए इंतजार करना होगा, कुछ देर में ऐलान होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आमना सामना अन्य लोगों से, तो क्या मनीष सिसोदिया के कविता, इन सब से आमना सामना भी कराया जा सकता है पूछताछ में अरविंद केजरीवाल का? बिल्कुल बिल्कुल, मनीष सिसोदिया से भी कराया जा सकता है। और इस पूरे मामले के तार जिन जिन लोगों से जुड़े हैं, ज्यादातर लोग वो जो 32 लोग हैं उनमें से 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन 16 लोगों में से जिनसे भी ईडी उचित समझेगी उनके साथ उनका आमना सामना करा सकती है। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उस आमना सामना कराने के चक्कर में क्या क्या तथ्य ईडी के और नए हाथ लगते हैं और पुराने तथ्यों की कितनी तस्दीक होती है। सुनवाई शुरू हो गई है। कितनी देर में इंतजार करें? हम सोचे संजय कि कुछ ही देर में अब तो मामला सामने आ जाएगा, या वक्त लग सकता है? अभी तो अदालत ने केजरीवाल को अपने वकील के साथ बातचीत करने के लिए इजाजत दे दी है। वो अपने वकील के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अगले 5-10 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। अगले 5-10 मिनट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अब समझने की कोशिश करते हैं। बीते दिन उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर क्या हुआ? क्या फौरन सुनवाई को लेकर किस तरह से बात आगे बढ़ी, और अब उनकी ही लीगल टीम का यह फैसला करना कि नहीं, हम निचली अदालत में पहले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले लेना, ये क्या स्ट्रैटेजी समझे? ये स्ट्रेटेजी मुझे बिल्कुल ये समझ में आता है कि अव्वल तो ये कि
केजरीवाल की लीगल टीम को ऐसी आशंका हो गई थी कि जिस बेंच के आगे उनका मैटर गया है शायद उस बेंच में उनको बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि जो बेल का मामला होता है या उसमें एफआईआर रद्द करने का किसी भी राहत के लिए, तो वो पीएमएलए एक्ट के जो 1-2 प्रावधान हैं वो काफी सख्त हैं। और वो प्रावधान इसलिए सख्त हैं कि 2 कसौटियों पर इस सारे मामले को कसा जाता है। अव्वल तो ये कि अदालत को ये भरोसा हो जाए तमाम दलीलों, सबूतों और तर्कों के आधार पर कि जिस आरोपी पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सिद्ध करने में जांच एजेंसी कामयाब नहीं हो पाएगी। और दूसरा ये कि आरोपी इस तरह की चीजों में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होगा, ये भरोसा हो जाए कि एक तो इसने अपराध नहीं किया, दूसरा भविष्य में भी नहीं करेगा। ये बहुत सख्त नियम और प्रतिनियम है, लिहाजा उसको देखते हुए इनको ये लग गया था। और यहाँ जो बेंच थी, बेंच को देख के भी अंदाजा लग जाता है कि इस मामले में हमारी कितनी छल पाएगी, दाल कितनी गल पाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक अवसर यहाँ पर जो सबसे मजबूत अवसर है उसको ऐसे बैठे ठाले गंवा देने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा हमें निचली अदालत में जहां केजरीवाल को ईडी पेश कर ही रही है वहीं अपनी बात कहने की शुरुआत करनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि कभी तो ये बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर शुरू करते हैं, लेकिन यहां इन्होंने तय किया कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो अब इन्होंने स्ट्रेटेजी तुरंत बदली है और तुरंत बदलने के साथ ही, लेकिन ये तो तय है कि अगर इस बेंच से डर के वो भागे हैं कि हम नीचे की अदालत से शुरू करते हैं, तो ये भी उतना ही सच है कि निचली अदालत से ऊंची अदालत होते हुए जब वो सर्वोच्च न्यायालय आएंगे तो यहाँ इसी बेंच के सामने उनको हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलए और आबकारी विभाग से संबंधित मामले जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ही सुनती है। तो यानी वो जो गाना है कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो आना तो बार बार यहीं पड़ेगा, इन्हीं के सामने। आप कह रहे हैं कि इस बेंच में दाल नहीं गलेगी, ऐसा भांप कर शायद ये किया गया है, उदाहरण सहित समझाएं। इसमें बहुत सारी चीजें जो दबी जबान से कोर्ट के गलियारों में बात चलती है वो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना तो ये तय है कि जजों के मिजाज को और अपने मामले में कितने तर्क और कितनी मजबूत दलीलें इनके पास हैं उनको देखते हुए इन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया है कि अब जब भविष्य में जब निचली अदालत और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो फिर यहाँ हाथ आजमाए जाएंगे, वरना अभी इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इससे हमें नुकसान ही हो सकता है। तो चाहे वो कानूनी मामला हो या राजनीति का मामला, बिजनेस का मामला, आदमी देखता कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा या नहीं। यहाँ इनको लगा कि मुनाफा क्या, घर की चीजें ही नुकसान में चली जाएंगी, लिहाजा इन्होंने फिलहाल यहाँ से हाथ खींच लिया है। जब कोई अन्य उपाय नहीं होगा तब वो यहाँ पर आएंगे। जब अपरिहार्य हो जाएगी स्थिति कि सुप्रीम कोर्ट जाना और उसी बेंच के आगे जाना है, तब तो फिर जाना ही है। अभिषेक आनंद भी हमारे साथ इसी जगह से पीएमएलए कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी जा सकती है? अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जा सकती है, क्या दलीलें होंगी दोनों पक्ष से? देखिए अंजना, अब से कुछ ही क्षण पहले जो केजरीवाल के लिए अपनी तरफ से जो वकील किए हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी पूरी टीम वो अंदर गई है। केजरीवाल को कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि वो जो कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने वकीलों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो अभी उनकी मीटिंग, वो जो वकीलों का उनका ग्रुप है, जो लॉ एक्सपर्ट्स जो उन्होंने बुलाए हैं अपने लिए, उनके साथ वो मीटिंग चल रही है। और आगे का जो भी आगे की दलीलें होंगी वो सब कुछ उसी वक्त डिसाइड की जाएंगी। कोर्ट में अपना पक्ष रखने से पहले सबसे अहम बैठक इस वक्त केजरीवाल की अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम के अंदर ही एक तरफ चल रही है। ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर ये डिसीजन लिया गया, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी ने बताया कि वहां से जब हाथ खींचा गया तो आखिर यहाँ पर हाथ कैसे फैलाया जाएगा, यहाँ पर वो क्या चीजें होंगी जो सामने रखी जाएंगी, जिसके ऊपर सारा दारोमदार टिका करके सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया गया है, हाथ खींचा गया है। तो वो आखिर क्या चीजें हैं, वो सब कुछ इस वक्त डिस्कस हो रहा है अंजना। साथ ही ये डिस्कस हो रहा है कि कैसे इमीडिएटली गिरफ्तारी को क्वैश कराया जाए। उसके लिए जो भी चीजें संभव हैं वो सारी चीजें करने के लिए आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से इस गिरफ्तारी को क्वैश किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईडी के पास एक पुख्ता हाथ ये है, एक सबसे मजबूत उनके पास जो सबूत है, आप एक तरह से कहें कि जो उनका एक बैकिंग है वो ये है कि 9 सम्मन है और उस 9 सम्मन का कोई जवाब नहीं है। इसको लेकर के वो सबसे पहले कोर्ट में गई थी और सबूत भी अब पेश किए थे। यहाँ पर भी वही होने वाला है, पूछताछ के लिए ही सम्मन दिए गए थे, ये ईडी का दावा है। और उस पूछताछ में चूंकि वो शामिल नहीं हुए तो उनको
अब पूछताछ के लिए अब रिमांड चाहिए। जो सम्मन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो अब रिमांड में जो पूछताछ होगी उसमें वो जवाब देंगे। तो अंजना, ये सब कुछ अभी बहुत ही गहमा गहमी चल रही है कोर्ट रूम के अंदर, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। संजय, चूंकि बिल्कुल मैं आ रही हूं आपके पास, चूंकि आप लंबे वक्त से इन तमाम कानूनी पेचीदगियों को समझते हैं, बहुत कुछ बता भी रहे हैं, बहुत कुछ समझा भी रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि ईडी को बीते दिन अरविंद केजरीवाल के घर से जो कुछ मिला है वो कितना अहम हो सकता है। दबी जुबान में बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, जिसमें ईडी के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ही ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, जिसको अंग्रेजी में स्नूपिंग कहा जाता है। ये तमाम चीजें बताई जा सकती हैं आज कोर्ट में, ये सब दलीलें रखी जा सकती हैं। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वो एक चलती भाषा में लोग कहते हैं हमारी जेल में सुरंग, कुछ ऐसी ही बातें ईडी के सामने भी हैं कि हमारे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या क्या सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जान रहे हैं, क्या क्या जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, उसको लेकर भी बात हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा वो जो 150 पेज की सामग्री मिली है, इसके अलावा कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं वहां से, जिसमें उनके संपत्तियों के धन कहां कहां किसके किसके पास क्या है, उन तमाम चीजों की जानकारी है, जिस पर तस्दीक करानी पड़ेगी कि आपने कोड में और बाकी ऐसी चीजों में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो केजरीवाल को वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके साथ ही बाकी अन्य लोगों से पूछताछ में जो जानकारियां हासिल हुई हैं उन तमाम चीजों पर बताना पड़ेगा कि कविता है, राघव मगुंटा है या शरद कुमार हैं, तो इन तमाम लोगों को, राघव रेड्डी हैं, उन तमाम लोगों से जो बातें हुई हैं, उनसे जो तार जुड़ रहे हैं, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो मिले हैं ईडी को, उस पर तस्दीक होगी, उस पर बात होगी। और इसके बाद फिर उन कई जगहों पर ईडी उनको लेकर भी जाएगी, कई लोगों से आमना सामना भी कराएगी, कई तथ्यों और कई बयानों से उनको रूबरू कराएगी और पूछेगी इस पर आपका क्या कहना है, ये जो कहा है ये क्या है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो ईडी को करनी है और इन्हीं सारी दलीलों पर 150 पेज वाले डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल मैं उस पर लौट रही हूँ, कुछ ही देर में खबर भी आएगी क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम लोगों को मिली जानकारी के मुताबिक जो ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड है, उस पर कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है। लेकिन 150 पन्नों की सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जिसमें बताया जा रहा है स्पेशल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों के बारे में बहुत सेंसिटिव जानकारी भी है। क्या है 150 पन्नों के बारे में जो अरविंद केजरीवाल के घर से बरामदगी हुई है, क्या कुछ पता चल पाया है? जो चीजें हैं उसमें तो ये पता चल रहा है कि उन अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। तो पहले तो ईडी ये पूछेगी कि आप ये जानकारियां क्यों जुटा रहे थे और इन अधिकारियों के खिलाफ ही क्यों जुटा रहे थे जो अधिकारी आपके इस मामले की जांच में लगे हैं। तो ऐसे में बदले की भावना से या फिर एक साजिश रचने की भावना से भी चीजें की जा सकती हैं। तो इस पर अरविंद केजरीवाल का जवाब क्या आता है इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ईडी तो इन तमाम चीजों के बारे में पूछेगी और उन जो दस्तावेज उनके यहां से मिले हैं उन दस्तावेजों पर भी पूछेगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें 10 दिन की रिमांड ईडी आग्रह करने वाली है कोर्ट से कि 10 दिन के लिए केजरीवाल को उनकी रिमांड में दे दिया जाए। अब ये अदालत विशेष जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में जज साहिबा पर निर्भर करता है कि वो इन्हें कितने दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपती हैं। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। इस बीच कोई भी खबर वहां से आती है फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपका रुख करूंगी। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी जो तमाम एजेंसी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे तेज दर्शकों तक पहुंचाते हैं, मुनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से। मुनीश, क्या कुछ है उस 150 पन्ने वाले डॉक्यूमेंट में है, सबकी नजर है, क्या वाकई जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के बारे में सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जैसा कि दावा किया जा रहा है उस 150 पन्ने की डॉक्यूमेंट की बरामदगी के बाद? और क्या कुछ है, ईडी की स्ट्रैटेजी क्या है, दलीलें क्या होंगी आज रिमांड मांगने वक्त? जी, बहुत अच्छा सवाल किया अंजना आपने, और हमने अपने सूत्रों से बात कर यह जानकारी दर्शकों के लिए निकाली है कि आखिरकार ईडी की उस रिमांड कॉपी में क्या होने वाला है जिसके बिना पर वो अरविंद केजरीवाल को अगले 10 दिनों तक इस ईडी हेडक्वार्टर में रखना चाहते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी 10 दिनों की कस्टडी मांगेगी
और वो कस्टडी जिस बिना पर मांगेगी उसके लिए उन्होंने 4 भागों में अपनी लीगल स्ट्रेटजी को तैयार किया हुआ है। सबसे पहला भाग होने वाला है इस मामले में ईडी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं, और दर्शकों को बता दें कि ईडी का बयान दर्ज करना बाकी एजेंसियों के बयान दर्ज करने से काफी अलग होता है। ईडी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करती है पीएमएलए, यानी कि जो भी ईडी बयान दर्ज करेगी वो कोर्ट के सामने बतौर सबूत की तरह काम करता है, उसमें कोई भी लेकिन नहीं लगता है। ईडी ने 5 लोगों के बयान अपनी रिमांड कॉपी में मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला बयान है शरत रेड्डी का, दूसरा बयान है राघव रेड्डी का, अरुण पिल्लई का, के कविता के एक कर्मचारी थे उनका भी बयान दर्ज है। इसमें सबसे मुख्य होने वाला है राघव रेड्डी का। राघव रेड्डी क्यों महत्वपूर्ण है? राघव रेड्डी वो शख्स हैं जो कि श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। वो शख्स थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।